भारत की एक ऐसी पॉलिसी जिसके ऊपर हर इलेक्शन में डिबेट होता है, रिजर्वेशन। ये शब्द सुनते से ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? मेरिट कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटी, मनुस्मृति या फिर जातिवाद और कास्ट सिस्टम। कुछ लोगों के लिए ये एक अनफेयर एडवांटेज है और कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल का एक तरीका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप पहले से ही मन बना के आ चुके हैं कि रिजर्वेशन बहुत सही है या फिर बहुत गलत है, तो ये वीडियो आपके इन व्यूज को चैलेंज जरूर करने वाला है। मेरा काम है दोनों तरफ की बातों को आपके सामने रखना और एंड में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना। इसीलिए वीडियो का हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें समझना है कि रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों, तो हमें थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कोई थ्योरी नहीं था, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी हो गई थी। कई जगहों पर कुछ कम्युनिटीज को मंदिर के अंदर एंट्री बैन थी। स्कूल में बच्चों को क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। उन्हें दरवाजे के बाहर या जमीन पर अलग बिठाया जाता था। गांव में उनके घर अक्सर बस्ती के बाहर होते थे। कुछ रीजन्स में तो अपर कास्ट के सामने चप्पल पहन के चलना या सीधे नजरें मिला के बात करना तक मना था। हद तो तब हो गई जब उनको सड़क के किनारे पे चलना पड़ता था ताकि उनकी शैडो भी अपर कास्ट के लोगों पे ना पड़े। जमीन, पावर और एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित हो रही थी और इसी की वजह से लोअर कास्ट लोगों की सोशल मोबिलिटी काफी कम हो गई थी। लेकिन ये समझना भी काफी गलत होगा कि पूरा भारत देश ही ऑप्रेसिव था। ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ पॉकेट्स ऑफ सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, ना कि पूरे देश में एक साथ। और भारत के सोशल रिफॉर्मर्स ने इन मुद्दों पे खुल के बात करी है, जैसे ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, महात्मा गांधी, वीर सावरकर और B.R. अम्बेडकर। यहीं पर एक और कंफ्यूजन शुरू होता है। जब हम कास्ट की बात करते हैं तो अक्सर लोग वर्ण और जाति को एक समझने लगते हैं, जबकि ये दोनों टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वर्ण का फ्रेमवर्क हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो समाज को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्क्राइब करता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाजश, यानी आपके गुणों और कर्मों के बेसिस पे आपका वर्ण डिसाइड होता है, ना कि जन्म से। और कुछ हिस्टोरियंस का भी मानना है कि वैदिक पीरियड में ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल हुआ करता था। जैसे वाल्मीकि ब्राह्मण बने, एकलव्य जो ट्राइबल थे पर निषादों के राजा बने, विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे पर ब्रह्मर्षि बन गए। इनफैक्ट नंद डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो तक शूद्र बैकग्राउंड से आते थे। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये सिस्टम धीरे धीरे रिजिड होता गया और बर्थ बेस्ड बनता गया। पर रियल लाइफ में जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो था जाति का। जाति का मतलब होता है हजारों लोकल कम्युनिटीज जो आपके बर्थ, ऑक्यूपेशन और रीजन डिसाइड करती है, और इनमें भी अलग सोशल हायरार्की होती है। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन सोसाइटी को क्लासिफाई करने की कोशिश करी तो उनको भी पता चला कि ये सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई सेंसस रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि लोग अपनी जाति तो बताते थे, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन किसी भी वर्ण के साथ मैच नहीं करता था। क्या आपको वर्ण और जाति के बीच का डिफरेंस पता था? मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए। इसी डिस्कशन में अक्सर मनुस्मृति का भी नाम आता है। मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक ग्रंथ है जिसमें सामाजिक ड्यूटीज और कॉन्डक्ट के बारे में गाइडलाइंस मिलती हैं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि मनुस्मृति एंशिएंट इंडिया का कोई नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं था। ऐसे कई और स्मृति टेक्स्ट एग्जिस्ट करती थी, जैसे यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। और अगर आज भी आप अपने हिंदू दोस्तों से पूछेंगे तो उनको भी शायद इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं हो। हिस्टोरिकल एविडेंस ये बताता है कि किसी भी हिंदू राजा ने या फिर बड़े हिंदू एम्पायर ने मनुस्मृति को अपना लॉ बुक कभी भी नहीं बनाया। उस समय गवर्नेंस ज्यादातर लोकल ट्रेडिशंस और रॉयल डिसीजंस के थ्रू गवर्न किया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए और सेग्रीगेट करने के लिए ये सारे टेक्स्ट को पढ़ा और इन्हें ट्रांसलेट किया। और यहीं से कास्ट की स्टोरी एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव फेज की तरफ मुड़ती है। ब्रिटिशर्स के सामने एक चैलेंज था कि इतनी डाइवर्स सोसाइटी को गवर्न कैसे किया जाए, और उन्होंने तभी पॉपुलेशन सेंसस को डिप्लॉय किया। 1871 से लेकर 1931 तक ब्रिटिश इंडिया में कई सेंसस कंडक्ट किए गए, जहां पे लोगों से उनका रिलीजन, ऑक्यूपेशन और कास्ट पूछे जाने लगे। 1901 के सेंसस के कमिश्नर हर्बर्ट रिजली ने यह भी एक्सेप्ट किया कि इंडियन कास्ट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था, यानी एक ही जाति से आने वाला बंदा क्षत्रिय भी था और शूद्र भी था। फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिशर्स ने ये कास्ट कैटेगरी को फिक्स कर दिया। और धीरे धीरे कास्ट सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी नहीं रही, बल्कि ये फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भी एक हिस्सा बनने लगी। इसी डिबेट के सेंटर में एक नाम उभर के आता है B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर खुद एक ऐसे समाज से आते थे जिन्होंने पर्सनली ये डिस्क्रिमिनेशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था। उनका मानना था कि अगर सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है तो सिर्फ मॉरल रिफॉर्म से ये चीज पॉसिबल नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। गांधी जी अनटचेबिलिटी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, पर उनका तरीका थोड़ा सा अलग था। वो चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी के अंदर ही
मॉरल रिफॉर्म्स हो और एज अ सोसाइटी हमारे अंदर कल्चरली कॉन्शियसनेस पैदा हो, जिसके थ्रू हम ये अनटचेबिलिटी को खत्म कर सकें। इसी पीरियड में वीर सावरकर भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोल रहे थे। रत्नागिरी में अपने एग्जाइल के दौरान उन्होंने इंटर डाइनिंग और टेम्पल एंट्री जैसे रिफॉर्म्स को प्रमोट किया और पतित पावन मंदिर एस्टैब्लिश किए, जहां सभी कास्ट के लोग एंट्री कर सकते थे। अंबेडकर, गांधी और सावरकर, भले ही तीनों के अप्रोचेस अलग अलग हो, लेकिन उन सबका एंड गोल एक ही था, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। 1930s तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का डिबेट काफी इंटेंस हो चुका था। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, जिसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन था। लेकिन गांधी जी ने इस आइडिया को खुल के अपोज किया। उनका मानना यह था कि इसकी वजह से हिंदू सोसाइटी परमानेंटली डिवाइड हो जाएगी। इसी के बाद अंबेडकर और गांधी जी के बीच में काफी नेगोशिएशंस होती हैं और साइन होता है पूना पैक्ट। इस अग्रीमेंट में सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व्ड सीट्स दी गई। यही आइडिया बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी का फाउंडेशन बना। अब सवाल यह है कि इतने साल के रिजर्वेशन के बाद फायदा क्या हुआ? एजुकेशन के फील्ड में कुछ क्लियर प्रोग्रेस जरूर दिखती है। 1961 में शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट लगभग 10% के आसपास था। 2011 में यह 66% तक बढ़ा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का लिटरेसी रेट भी काफी इंप्रूव हुआ, लेकिन हायर लेवल जॉब्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अभी भी क्लियर गैप दिखता है। इसीलिए कई स्टडी सजेस्ट करती हैं कि रिजर्वेशन की वजह से एजुकेशन का एक्सेस तो मिला, पर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। और इन्हीं चीजों की वजह से रिजर्वेशन आज भी इंडिया का सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है। अब ये सवाल है कि आगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन क्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे पब्लिक स्कूल्स और स्किल एजुकेशन में। दूसरा डिबेट है क्रीमी लेयर फिल्टरिंग का। ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर फिल्टर अप्लाई होती है, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी में नहीं होती है। इस बात पर लीगल और पॉलिसी डिस्कशंस अभी तक चल रहे हैं। तीसरा इशू है फेक कास्ट सर्टिफिकेट्स। अगर वेरिफिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाए तो जेन्युइन लोगों को ज्यादा मदद मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स का पार्ट ना बन जाए। लोग इसको वोट बैंक की तरह ना ट्रीट करें, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिसी का सवाल नहीं है। ये सवाल है हिस्ट्री का, ये सवाल है आइडेंटिटी का, ये सवाल है इक्वल अपॉर्चुनिटीज का। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड शेयर करना है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है।